हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और फिनेंस आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके सारे के सारे एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। और इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कुछ क्वेश्चन को जहाँ मुझे लगेगा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए थोड़ा बहुत मैं कर दूंगा, बाकियों को मैं नहीं करूंगा। और इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, तो उससे आप ज़रूर देख लेना। अगर आप चाहते हो कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। और आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर पढ़ लूँ तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने एक बार वो वीडियो देख ली तो उसके बाद आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे क्वेश्चन आप मक्खन की तरह सॉल्व कर दोगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं वीडियो ख़त्म होते ही नोट्स यहीं पे अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी उन सब के भी नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, और आप चाहो तो मुझे कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सभी की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब चलते हैं अपनी वीडियो पे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि हमसे इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। देखो पहला ऑप्शन कहता है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेते हैं। ठीक है। देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मीन सेम एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब कि जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है दोनों सेम है और उन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये तो आपका गलत है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन वो कह रहा है डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली, बिल्कुल ये आपका ट्रू है यहाँ पे। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों ही आपके ट्रू हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा सिर्फ ऑप्शन बी ट्रू है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे जो कि है अकाउंटिंग, यानी इसमें हमसे पूछ रहा है अकाउंटिंग के बारे में, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला ऑप्शन इंक्लूड्स बुक कीपिंग, तो बिल्कुल ये तो ट्रू है, इसके अंदर बुक कीपिंग आता है। डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, ये गलत है। ऑप्शन सी मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें पता है कि अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आता है। और ऑप्शन डी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इनमें से कौन सा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो ऑप्शन ए है सेल्स ऑफ गुड्स, तो ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन बी है पेमेंट ऑफ सैलरी, तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन सी है क्वालिटी ऑफ स्टाफ, तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। और ऑप्शन डी है परचेज ऑफ गुड्स, तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। और हमसे पूछा गया था कि कौन सा आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वालिटी ऑफ स्टाफ को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनली मॉनेटरी टर्म्स में जिस ट्रांजैक्शन को हम लिख सकते हैं उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑप्शन सी आंसर। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद, यहाँ पे बुक कीपिंग से रिलेटेड हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, तो बिल्कुल ये ट्रू है क्योंकि बुक कीपिंग में हम बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, है ना। और ऑप्शन बी कह रहा है डिजाइनिंग फॉर सिस्टम्स रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग रिकॉर्डेड डेटा, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शन सी
इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बुक कीपिंग में हम ओनली फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड जो होता है बिजनेस ऑपरेशन से उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं। बाकी की जो ये ऑप्शन है ना, ये सारे अकाउंटिंग के पार्ट है, और हमसे यहाँ पूछा गया था कि बुक कीपिंग से रिलेटेड बताना है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हमसे अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, ये तो लास्ट स्टेप नहीं होता। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी लास्ट स्टेप नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये जो है ये है आपका लास्ट स्टेप, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ये तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, यानी हमसे पूछ रहा है कि बेसिक फंक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो बिल्कुल ये तो आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी इंटरप्रेटेड फाइनेंशियल डेटा, ये भी काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ऑप्शन सी असिस्ट मैनेजमेंट, ये भी है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो ये हटा दो आप। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से देखो, आपको ना यहाँ पे तीनों ऑप्शन ए बी सी ट्रू लग रहे होंगे, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में उसने पूछा है बेसिक फंक्शन क्या है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है। ठीक है, तो वो जो है वो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन ए, यानी रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना, यही होता है बेसिक फंक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम, आपसे ये पूछ रहा है कि लेजर अकाउंट में जो हम ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं वो कहाँ से पोस्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जर्नल बुक्स, यानी जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं वहाँ से फिर हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते हैं लेजर अकाउंट में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कह रहा है कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, नॉट पूछ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंट ₹50,000, तो यार ये तो होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये तो है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, कह रहा है पेड सैलरी एंड वेजेस अमाउंटेड टू ₹10,000, तो देखो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है नॉट वाला, नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, है ना। ऑप्शन सी पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमिसेस ₹5,000, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज़। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो हमारा पर्सनल यूज़ के लिए है तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हमें बताना है कौन सा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देखते हैं फिर से। पहला ऑप्शन कह रहा परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज पेइंग द अमाउंट फॉर पर्सनल बैंक अकाउंट, तो देखो यही आपका जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क्यों हो जाएगा आंसर, अभी मैंने आपको बताया कि जो ट्रांजैक्शन हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ पे देखो यही तो लिखा है कि पर्सनल यूज़ के लिए क्या है, यहाँ पे देखो यही तो लिखा है कि पर्सनल यूज़ के लिए ट्रांजैक्शन को किया गया है।
अब देखो ऑप्शन बी कह रहा परचेज मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चर, ये तो भैया ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन सी परचेज मशीनरी फॉर रीसेल, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ऑप्शन डी पेड सैलरीज एंड वेजेस, इसे भी रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि उसने पूछा था नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इट इज एन। कह रहा है कि जो अकाउंटिंग है ना, उसमें रियलाइजेबल वैल्यू को हम शो नहीं करते बिजनेस की। तो ये चीज़ क्या है अकाउंटिंग की? क्या ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन है? क्या ये अकाउंटिंग की एडवांटेजेस है? या फिर ये दोनों है? या फिर ये कुछ भी नहीं है? तो ये है आपकी लिमिटेशन, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। ठीक है, और मैंने जब आपको लिमिटेशंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया भी था। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर, यानी कौन सा इंटरनल यूजर नहीं है। यानी एक तरह से ये इनडायरेक्टली आपसे एक्सटर्नल यूजर पूछ रहा है। तो बस देख लेते हैं। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तो इंटरनल यूजर होता है। ऑप्शन बी मैनेजर, ये भी इंटरनल यूजर होते हैं। ऑप्शन सी एम्प्लॉयज, ये भी इंटरनल यूजर्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लैंडर्स, ये होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग का। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, आप इसका आंसर बहुत इजीली दे दोगे। देखो ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी क्लासिफाइंग, ऑप्शन सी एनालिसिस, ऑप्शन डी समराइजिंग। तो बहुत सिंपल है ये। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बाकी जो है आपका इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अकाउंटिंग के। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और 13 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन। अब हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। तो देखते हैं, कह रहा असिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो ये तो एक तरह से एडवांटेज हुआ है ना, ये तो लिमिटेशन नहीं होगी। रिप्लेसेस मेमोरी, तो ये भी क्या है, एक तरह से इसकी एडवांटेज ही है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, और ऑप्शन डी है एविडेंस इन कोर्ट, तो ये भी इसका एक क्या है, एविडेंस ऑफ कोर्ट, इसकी एडवांटेज है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि गुड्स मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आती है वो बेसिकली आप इनमें से किस अकाउंटिंग में इंक्लूड करोगे। देखो ऑप्शन 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ऑप्शन बी कॉस्ट अकाउंटिंग में, ऑप्शन सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, या ऑप्शन डी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। तो ये तो बहुत ईजी है। देखो मैंने जब आपको ब्रांचेस पढ़ाए थे तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स, यानी एक तरह से हमसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है कौन कौन सी हैं अकाउंटिंग की। ये भी बहुत ईजी है। देखो ऑप्शन ए रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस, बिल्कुल ये तो है। ऑप्शन बी अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, तो बिल्कुल ये भी है। और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि आपके दोनों ही ऑप्शन ए और बी ट्रू है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा कौन सी इनमें से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो अभी तो ये क्वेश्चन किया है हमने 15 पे, अब तो आप बता ही दोगे। तो देखो ऑप्शन ए तो ये तो यार होता है, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो ये भी होती है आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन सी कंपेरेबिलिटी, तो ये भी होती है आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन ऑप्शन जो डी है
वो आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग का, यानी मटेरियलिटी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 आपका कह रहा है कि विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। यानी कह रहा है कि कौन सी वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग की जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट करनी चाहिए हमें, है ना, अच्छे सामने वाले को वो चीज़ इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट करनी है। तो कौन सी वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो ये बताती है? तो देखो, ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, नहीं, रिलायबिलिटी तो ये नहीं बताती क्लियर प्रेजेंट करने के लिए। ऑप्शन बी रिलेवेंस, नहीं, ये भी नहीं बताती। ऑप्शन सी कंपेरेबिलिटी, नहीं, ये तो कंपेयर करने के रिलेटेड बताती है। हाँ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह प्रेजेंट करनी है कि जो सामने वाला उसे पढ़े तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, और वो ये कहता है, देखो कि विच एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। कह रहा कौन सा एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है, एक्सटर्नल यूजर है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ये चीज़ जानने के लिए कि जो कंपनी है, जो फर्म है, उसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन क्या है, यानी वो लॉन्ग टर्म तक आगे सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसके पास लायबिलिटी है, कितना उसे प्रॉफिट हो रहा है, इन सब में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए एम्प्लॉय। देखो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है वो होता है आपका इंटरनल यूज़र। ऑप्शन बी मैनेजमेंट, ये भी इंटरनल यूज़र होता है। रिसर्चर को तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, रिसर्चर को क्या मतलब है कि कंपनी का क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन नहीं है, आगे कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ऑप्शन सी जो है आपका बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में, क्योंकि जब कंपनी इनके पास आएगी लोन मांगने तो ये चीज़ इन्हें देखनी पड़ेगी ना कि हम लोन तो दे रहे हैं उसे कंपनी को, लेकिन वो वापस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, इन सब के आंसर भी तो दिखा दूं मैं आपको, बाई चांस अगर आप आंसर देखना चाहते हो, मैच करना चाहते हो, तो देखो ये सारे आंसर हैं इसके, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।